दिल्ली ब्लास्ट केस में अल-फलाह पर बड़ी कार्रवाई। विदेश भागने से पहले ही जावेद सिद्दीकी गिरफ्तार। आतंकी पनाहगार की 415 करोड़ 10 लाख की काली कमाई। जवाद के महू में बने अवैध मकान पर चलेगा बुलडोजर। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टरों की पनाहगार रही फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का शिकंजा कस गया है। ईडी के अनुसार सिद्दीकी का परिवार खाड़ी देशों में बसा है और ऐसे में जावेद अहमद सिद्दीकी भी विदेश भागने की तैयारी में था। अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वे विदेश भागकर जांच से बच सकता था, साथ ही कई सारे महत्वपूर्ण सबूत मिटा सकता था। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि 1990 के दशक के बाद अल-फलाह ग्रुप ने तेजी से तरक्की की और एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान बन गया। जवाद के महू में बने मकान को अवैध घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। उसके बाद कैंट बॉर्डर सख्ती के साथ इसे हटाने की कार्रवाई करेगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता चला है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने या पढ़ाई करने वाले 10 लोग लापता हैं। इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनमें 3 कश्मीरी हैं, उनके फोन बंद आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस इन्हें खोजने में जुटी है। सुरक्षा एजेंसियों के जांच में सामने आया है कि यूनिवर्सिटी से जुड़ा आतंकवाद का ये मामला पहली बार नहीं, बल्कि यहाँ के एक स्टूडेंट ने अहमदाबाद सूरत धमाके में बड़ी भूमिका निभाई थी। इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य मिर्जा शदाब बेग अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र रह चुका है। शदाब ने 2007 में अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक पूरा किया था। अहमदाबाद में हुए सीरियल धमाकों में शदाब शामिल था। पढ़ाई के दौरान ही मिर्जा शदाब बैग हमलों की प्लानिंग कर रहा था। आतंकी मिर्जा शदाब पिछले कई सालों से फरार है। इसकी लोकेशन अफगानिस्तान में बताई जाती है। मिर्जा शदाब बैग इंडियन मुजाहिदीन के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सदस्य था। 2008 के जयपुर धमाकों में विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए वो उडुपी गया था। बैग ने डिटोनर और बियरिंग उपलब्ध कराए, जिनसे आईडी तैयार किए गए। अहमदाबाद धमाकों से करीब 15 दिन पहले शदाब वहां पहुंचा था। गोरखपुर में हुए 2007 के बम धमाकों में शदाब बेग का नाम सामने आया था। गोरखपुर बम धमाकों में 6 लोग घायल हुए थे। आईएम से लिंक जुड़ने पर गोरखपुर पुलिस ने उसकी संपत्ति कुर्क कर ली थी। 2019 में अफगानिस्तान से लौटा, मगर आज तक गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। ईडी ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएल 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी के बाद 13 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी का दावा है कि उनके पास ऐसे वित्तीय दस्तावेज और लेन देन का रिकॉर्ड है जो बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं। कौन है जावेद अहमद सिद्दीकी? जावेद अहमद सिद्दीकी का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उसने देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से बीटेक किया। 1992 से 1994 तक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी रह चुका है। 1992 में अल-फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी में निदेशक के रूप में काम शुरू किया और बाद में जावेद अहमद सिद्दीकी ने अल-फलाह ट्रस्ट की स्थापना की। सिद्दीकी का व्यवसाय शिक्षा, सॉफ्टवेयर, वित्तीय सेवाओं तक फैला हुआ है। सिद्दीकी अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। यही ट्रस्ट अल-फलाह यूनिवर्सिटी को संचालित करता है। सिद्दीकी पर पहले भी वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं। सिद्दीकी पर साल 2000 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था।
2001 में सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई। साल 2004 में निवेशकों का पैसा वापस करने की शर्त पर जमानत मिली थी। बिल्कुल, ये तो सारा ईडी भी, एनआईए भी और जो भी इवन डिपार्टमेंट्स को बोला गया है कि ये सारे बैंक अकाउंट्स देखे जाएंगे और जब हम इन बैंक अकाउंट्स की ट्रेल बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि वॉलेट अगर चाहे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी क्रिएट किया गया, वो कहीं ना कहीं हमें उसका सोर्स मिल ही जाएगा। एक आदमी चाहे 10 वॉलेट भी बना ले, पर कहीं एक जगह तो सबसे पहले वो क्रिप्टो करेंसी खरीदी गई होगी, तो वो जिस सोर्स पे खरीदी गई होगी, देयर कैन बी अ लेयरिंग ऑफ मे बी 100 लेयर्स, पर अगर हम उसको लगातार देखते चले जाएंगे तो हमें उसका सोर्स मिल ही जाएगा। जैसे आईसिस से रिलेटेड हमें वॉलेट्स मिले थे, इसी तरह से इसमें भी मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहाँ तो हमारे, क्योंकि जेएनके पुलिस का जो उन्होंने जब एक्स दिया था, उन्होंने उस पर लिखा था कि डॉक्टर के लिए, डॉक्टर उमर के लिए, कि भाई वी हैव रिकॉग्नाइज्ड यू एंड तुम नहीं बचोगे, और तभी उसने हड़बड़ी में आके एकदम से बम ब्लास्ट वहां पे जाके किया। अदरवाइज जो सुनने में आता है कि 32 गाड़ियां थी और 32 जगह सीरियल ब्लास्ट होने थे, पर उसको लगा कि बाकी सब लोग पकड़ में आ गए हैं, तो मैं, जैसे होता है ना कि एक पर्सनल उसका डेडिकेशन था कि मुझे शहादत मिल जाए, तो वो शहादत मिलने के लिए वो फटाफट मस्जिद में गए और उन्होंने बाकी 31 का वेट नहीं किया और फटाफट कर दिया। तो ये लोग तो सभी पकड़े जाएंगे, स्पेशली जो इनके की लोग हैं वो जब पकड़ में आ गए हैं। अब एक बैंक अकाउंट अगर पकड़ में आ गया तो उस बैंक अकाउंट से हम सारे बैंक अकाउंट बहुत ही आराम से ट्रेस कर लेंगे। तो जो पीएम मोदी जी का कहना है वो बिल्कुल सही है कि हम बहुत ही जल्द इन सबको पकड़ लेंगे और इस टेरर का खात्मा होगा। लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट के 11 दिन हो गए हैं, लेकिन दिल्ली अभी भी दर्द में है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में अब तक 21 बड़े किरदार सामने आ चुके हैं, जिन्होंने इस पूरी साजिश को बुनकर उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी, युवाओं को ब्रेन वॉश करने वाली लेडी सर्जन डॉक्टर शाहीन, तार देने वाले आमिर रशीद अली जैसे किरदार शामिल हैं। जैश के इस नए मॉड्यूल में 21 से ज्यादा गिरफ्तारी संदिग्ध हिरासत में है। डॉक्टर उमर उन नबी, डॉक्टर मुजमिल और डॉक्टर आदिल अहमद भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। आतंकी डॉक्टर्स के मददगार 2 मौलवी इश्तियाक और इरफान अहमद भी, उनको भी दबोच लिया गया है। मौलवी इरफान अहमद की शाह पर डॉक्टर आदिल अहमद ने पोस्टर चस्पा किए थे। संदिग्धों ने जैश ए मोहम्मद के पोस्टर नौगांव के आसपास चस्पा किए। मौलवी इरफान अहमद पैरामेडिकल स्टाफ के साथ एक मस्जिद में मौलवी है। उमर का मददगार इश्तियाक, मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद उमर उन नबी फरार हो गया था। 31 अक्टूबर के बाद से वो भूमिगत रहा। मौलवी इश्तियाक ने उसे छिपने का ठिकाना दिया। उमर ने इश्तियाक को ही मदरसे का जिम्मा सौंपा। 10,000 की सैलरी वाले इश्तियाक ने 25 लाख रुपए में जमीन खरीदी। बमबाज जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश। एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट केस में जासिर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया। अनंतनाग के काजीकुंड इलाके का रहने वाला है दानिश। दानिश हमास जैसे हमले के लिए ड्रोन रैकेट तैयार करने में जुटा था। जैश ए मोहम्मद और अंसार गजावत उल हिंद से दानिश जुड़ा हुआ है। आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा दानिश सुसाइड बॉम्बर उमर उन नबी का करीबी था। दानिश ड्राई फ्रूट बेचने की आड़ में हथियार बना रहा था। धमाके वाली कार नासिर ने ही मुहैया करवाई थी। एनआईए ने आमिर राशिद अली को भी गिरफ्तार किया। कश्मीर का रहने वाला आमिर दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही फरार चल रहा था। आमिर के नाम पर ही वो कार रजिस्टर्ड थी। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक उमर, हापुड़ के मेडिकल कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक उमर को भी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। जम्मू का डॉक्टर फारूक 1 साल से अल फलाह कैंपस में था। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से फारूक MBBS MD कर चुका था। देखिए, हमने लगातार कहा, पहला तो ये कंडेमनेबल है जिस तरह से दिल्ली का ब्लास्ट हुआ है। दूसरा कंसर्न ये है कि पहले इस उग्रवाद या मिलिटेंसी के रास्ते में कम पढ़े लिखे, कम समझदार लोग ज्यादातर इन्वॉल्व होते थे। मगर ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि जिस तरह से ये एक्सपोज
आ रहा है सामने कि इसमें ऑलमोस्ट पढ़े लिखे हाई क्वालिफाइड लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा मामला पीछे से कहीं न कहीं चलाया जा रहा है। और देखा जाए तो ये कहीं न कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस भी है। अगर इतने दिनों से, ये एक दिन का तो खेल है ही नहीं, बहुत दिनों से ये तैयारी हुई होगी, ये नेटवर्क तैयार हुआ हो, तो कहाँ थी हमारी एजेंसी सोई हुई? तो वो दोनों तरफ। तीसरी चीज ये है कि पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इसमें ये डॉक्टर उमर है या मुजफ्फर है या क्या क्या नाम है इनके, तो उसका मतलब नहीं कि पूरे कौम को टैग किया जाए। कौम तो बहुत बड़ा है, ये सबका कंसर्न है। फर्द इन्वॉल्व है, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, उसकी तह तक जाने की जरूरत है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पूरा नेटवर्क ढूंढ निकालना चाहिए, क्योंकि ये अदरवाइज पूरे देश के सिविलियंस के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ये एजेंसीज को देख लेना चाहिए, मगर इतना दिल्ली लाल किले के सामने हो, जो हाई सिक्योरिटी एरिया माना जाता है, तो वहां पर इस तरह का ये ब्लास्ट हो, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। दिल्ली बॉम्ब धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ? 17 अक्टूबर को कश्मीर में जैश के समर्थन में पोस्टर चिपकाए गए। 19 अक्टूबर को मौलवी इरफान अहमद की गिरफ्तारी हुई। 6 नवंबर को डॉक्टर आदिल अहमद को सहारनपुर से पकड़ा गया। 10 नवंबर को फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी हुई। 10 नवंबर को फरीदाबाद से बारूद का जखीरा पकड़ा गया। 10 नवंबर की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बॉम्ब धमाका हुआ। 11 नवंबर को जैश की महिला विंग की मुखिया डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई। 14 नवंबर को लखनऊ से डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी की गिरफ्तारी हुई। 17 नवंबर को उमर के दोस्त जासिर बिलाल वानी को पकड़ा गया। 17 नवंबर को दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार का मालिक आमिर राशिद अली गिरफ्तार हुआ। मोदी जी की सरकार में आतंकवाद और आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है। उनको जड़ से खत्म किया जा रहा है, चाहे आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद हो, सबको मोदी सरकार में तबाह किया जा रहा है। इसलिए कोई भी गुनाहगार जो भी इस आतंकवादी घटना में संलिप्त है, वो अगर पाताल में भी छिपा है, जैसा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, तो उसको पाताल से भी खोद कर लाया जाएगा। इसलिए आतंकवादियों को कहीं छुपने का और बचने का ठिकाना नहीं मिल सकता इस सरकार। पुलिस ने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस में आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी के करीबी डॉक्टर जहूर को हिरासत में लिया। आतंकी डॉक्टरों के मॉड्यूल में भी शामिल बताया जा रहा है। दिल्ली धमाके में आतंकी डॉक्टरों के मॉड्यूल में शामिल संदिग्ध डॉक्टर सज्जाद भी शिकंजे में है। सज्जाद की गिरफ्तारी के 2 दिन पहले ही निकाह हुआ था। वो उमर उन नबी और डॉक्टर मुजम्मिल शकील के कांटेक्ट में था। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा डॉक्टर निसार अभी तक हत्थे नहीं चढ़ पाया। निसार की बीवी और बहन को भी हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। यूनिवर्सिटी के MBBS छात्रों के मोबाइल जब्त कर उनका डेटा खंगाला जा रहा है। निसार भी उमर का बेहद करीबी है। निसार अल फलाह की मेडिसिन डिपार्टमेंट में रेजिडेंस डॉक्टर था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल का खास और जैश मोहम्मद की विमेन विंग डॉक्टर शाहीन के हाथों में था। उसका भाई डॉक्टर परवेज अंसारी भी इस आतंकी साजिश में शामिल था। परवेज भी आत्मघाती हमलावर बनने की राह पर चल पड़ा था। वो ब्लास्ट तो बहुत पुरानी बात हो गई। आज जिस तरह से वो जिसने लाल किले के सामने स्वयं को ब्लास्ट करके और देश के मेरे दर्जन भर से अधिक लोगों की जान ले ली, 2 दर्जन के करीब लोगों को घायल कर दिया और भारत को आतंकित करने की जो साजिश रची, उस व्यक्ति के जो वीडियो सामने आया आज, वो बड़ा गंभीर मामला है। उसने जिस तरह से कहा है कि ये जो सेल्फ बम्बिंग है वो कोई गलत नहीं है और इसको गलत मिसअंडरस्टूड किया गया। वो कहता है कि इस्लाम के अनुसार ये तो शहादत है,
आप देखिए कि इस्लाम के अनुसार शहादत है, ये एक डॉक्टर कह रहा है, और इसके बावजूद भी सारे इस्लामिक संघ जगत के लोग और सारे जो विपक्ष के नेता, चाहे वो महाराष्ट्र का आतंकियों का अबूजान हो या फिर वो जो हुसैन हो, चाहे आतंकियों की महबूबा हो या जिहादियों का अब्दुल्ला हो या नमाजवादी पार्टी का सरगना हो, ऐसे तमाम विपक्ष के नेता उसी दिन से चिल्ला रहे हैं बिना पूछे, कह रहे हैं कि आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद को कोई मजहब नहीं होता, उसको मजहब से नहीं तोड़ना चाहिए। और अभी क्या है, वो तो खुद कहता है इस बात को, और आज तक आपने कभी नहीं कहा कि हाँ मुस्लिम यूथ को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आखिरकार वो इस्लाम से सीधा सीधा जोड़ रहा है और फिर कह रहे हैं कि ये आतंक का कोई मजहब नहीं होता। अरे मजहब तो इस्लाम का ही होता है। ये जो मजहब जो बता रहा है वो क्या है आखिरकार? इस्लामिक उलेमाओं को और जितने भी चाहे जमीयत उलेमा हिंद हो या दारुल उलूम देवबंद हो, दारुल उलूम देवबंद का भी तो एक मुफ्ती पकड़ा गया है ना जी उसमें। आखिरकार वो क्या कर रहा था? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों चुप है इस बात को लेकर के? अब तो कोई बताए कि आखिरकार आतंकवाद का धर्म होता है कि नहीं होता। आतंकी डॉक्टरों का ठिकाना बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच में यह पता चला कि यूनिवर्सिटी को 7 साल में 415 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यूनिवर्सिटी से जुड़े तमाम शेल कंपनियां भी मिली हैं। एक ही पैन नंबर से सारे लेन देन का खेल चल रहा था। अल फलाह ट्रस्ट के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ जारी है। अब तक जांच में सामने आया कि सभी संस्थानों के बैंक खाते और ITR एक ही पैन नंबर पर चलते हैं। 7 साल में 415.10 करोड़ की कमाई। साल 2018 से 2019 में 24.21 करोड़। साल 2019 से साल 2020 41.97 करोड़ रुपए कमाई हुई। साल 2020 से साल 2021 55.49 करोड़ कमाई हुई। साल 2021 से साल 2022 55.15 करोड़ कमाई हुई। साल 2022 से साल 2023 89.28 करोड़ कमाई हुई। साल 2023 से साल 2024 68.87 करोड़ कमाई हुई। साल 2024 से साल 2025 80.10 करोड़ कमाई हुई। देखिए, टेरर फंडिंग का जो खेल है ये बहुत पुराना खेल है। हम लोग जब इनकम टैक्स में थे तो हम लोग हर महीने एक रिपोर्ट भेजा करते थे, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स में जिसमें भी आपको संदिग्ध गतिविधियां नजर आती हैं, उन संदिग्ध गतिविधियों को देख के अगर किसी को भी लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो टेरर फंड या हम उसका सोर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये जो सोर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं वो मोस्टली टेरर फंडिंग में क्या है कि वो एकदम जो है ऐसा सीक्रेट फंड होगा वो कि आपको उसका ट्रेल मिल ही नहीं सकता। और आजकल जब ये डिजिटाइजेशन हो गया है तो इस तरह की टेरर फंडिंग करना बहुत ही आसान हो गया है। पहले तो एक जैसे लेयरिंग करते थे, शेल कंपनीज बनाते थे, उस तरह से करते थे। पर अगर मैं दिल्ली ब्लास्ट के संदर्भ में देखूं तो इन्होंने एक यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी, और इन्होंने डॉक्टर्स को लिया है। तो अगर मैं देखूं ये अलग तरह का लंबा लेयरिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो रही है कि आपने एक दिन में डॉक्टर नहीं तैयार हुए होंगे। तो अगर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 2015 से इस शाहीन के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो 2015 से इस चीज की तैयारी चल रही है। और उसमें क्या होता है कि अगर हम अल फलाह यूनिवर्सिटी को देखें, इन्होंने 2 बार फंड रेजिंग का कार्यक्रम किया है, और उस फंड रेजिंग में गल्फ कंट्रीज से और कुछ अदर कंट्रीज से पैसे उनके पास आए। तो जब ये पैसे इनके पास आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक पुराना है कि हवाला से होता ही है, शेल कंपनी से होता ही है। पर एक इस केस में जो नई चीज करी इन्होंने कि इन्होंने फ्रंट जो बनाते हैं, फ्रंट इन्होंने शेल कंपनीज को ना बना के डॉक्टर्स को फ्रंट बना लिया। और डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है और एक यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेशन है, वहां पे कैश आना बहुत ही इजी काम है। इन द सेंस अगर मेरे पास 10 डॉक्टर हैं, 10 डॉक्टर रोज कहें कि मैं प्रैक्टिस करता हूं, रोज मेरे पास 5 मरीज आते हैं, 500 रुपया सबसे लेता हूं, मैंने बस रसीद काटी, ये सिर्फ कागज का खेल है, मरीज नहीं आ रहे मेरे पास। पर उस कागज के खेल में मैंने रोज के 2500 रुपए जमा कर लिए। वो रोज के 2500 रुपए एक महीने में हमारे पूरे
ज्यादा 7,500 रुपए हो जाए, 75,000 रुपीज हो जाएंगे। तो इस तरह से करके हम एक एक अकाउंट में लेयरिंग करते हैं। तो पहले होता था कि आपने छोटा छोटा अमाउंट, अगर मुझे 1 करोड़ का, अगर मैं कहूं कि शाहीन ने पूरा 15 साल में 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया, उसके लिए बहुत ही आसान काम है। अगर 100 अकाउंट उन लोग के पास हैं तो उन 100 अकाउंट में अगर वो रोज हर महीने सिर्फ 5-5 हजार रुपया जमा करते हैं, तो किसी भी अकाउंट में अगर 5 हजार रुपया कैश जमा हुआ है, कोई भी एजेंसी उसको संदिग्ध तरह से नहीं देखेगी। तो जब हम उसको संदिग्ध तरीके से नहीं देखेंगे तो एक साल में उनका 60,000 रुपया जमा हो गया। वो 60,000 रुपया 100 अकाउंट्स में है, अब उसको वो बाई चेक एक दूसरे लेयरिंग में अकाउंट में भेज देंगे। तो वहां पे पता चला सीधे 6 लाख रुपया आ गया। फिर वो किसी शेल कंपनी के थ्रू मूव करके, और इंडिया में ये चीज बहुत हो रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ITR में बड़े खुलासे हुए। जांच एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर ट्रस्ट ने साल 2014-15 और 2015 और 16 में 30.89 करोड़ और 29.48 करोड़ रुपए की कमाई दान में दिखाई है। साल 2016 से 17 से आगे की कमाई को शैक्षणिक आय दिखाना शुरू किया। वित्तीय वर्ष 2018 और 19 से 2024 और 25 तक आय में बड़ा इजाफा दिखाया गया। शैक्षणिक फीस और अन्य शुल्कों के नाम पर हर साल भारी रकम दिखाई गई। यूनिवर्सिटी की शुरुआत 20 एकड़ से हुई थी, 78 एकड़ तक इसका विस्तार हो गया। ग्राम सभा की सड़क की जमीन पर भी अतिक्रमण कर इसकी भी अभी पैमाइश जारी है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।